चीन ने एक षड्यंत्र के नाते इस काम को शुरू किया। जितनी सब्सिडी वो वहाँ के उद्योगों ने मांगी, वहाँ की सरकार ने दे दी कि आप जाकर के दुनिया के बाज़ारों पर कब्जा करो। जितने भी देश विकसित हुए हैं वो स्वदेशी के आधार पर हुए हैं, आत्मनिर्भरता के आधार पर हुए हैं। पहली बार हुआ था किसी भी देश में किसी देश के सामान के खिलाफ कोई रैली हो रही है। जितने भी एपीआई आते थे वो सब उन्होंने अपनी एक्सेस कैपेसिटी क्रिएट की, यहाँ पर डंप किया, हमारे उद्योगों को बंद किया। जैसे ही हमारे उद्योग बंद हुए तो उन्होंने $9 से $35 कीमत कर दी। यूज एंड थ्रो जो है आज इस समय बहुत बड़ा संकट पर्यावरण के लिए बना हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो एवरेज वेटेड टैरिफ होता था, जो आयात शुल्क लगाया जाता था, वो 24% था एवरेज। एक षड्यंत्र के तहत हमारे खिलौना उद्योग को बंद किया। एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने हमारे जितने भी प्रकार के उद्योग थे उन सब को उन्होंने नष्ट किया। 24% से 6% टैरिफ करके भारत सरकार ने उनकी मदद की। 2004 से लेकर 2014 के बीच में 3000% इम्पोर्ट बढ़ा। अरुण जेटली जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम अपने देश के उद्योगों के संरक्षण के लिए और उनके संवर्धन के लिए हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं। ये पहली बार हुआ 1991 के बाद। दुनिया से जो हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट होते थे होने बंद हो गए और हम अपने देश में मोबाइल फ़ोन्स चाहे विदेशी कंपनियों ने बनाए हों लेकिन यहाँ बनने शुरू हुए और लगभग 14-15 बिलियन डॉलर्स के मोबाइल फ़ोन आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का आयात होता था वो $28 बिलियन का था। ये आंकड़ा कोई भी चेक कर सकता है। और 2018-19 में मात्र एक साल में वो $10 बिलियन कम होकर के $18 बिलियन रह गया था। जो अमेरिका के गुणगान गाया करते थे, जो चीन के मॉडल की बात करते थे, आज सबको समझ में आ गया कि अगर अपने देश का विकास हो सकता है तो उसका एकमात्र विकल्प स्वदेशी ही है। हमने आकाश मिसाइल बनाई, हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, हमने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया, जहाज़ों के इंजन बढ़ाने की तरफ आगे बढ़े, तेजस की तरफ आगे बढ़े, एयर डिफेंस सिस्टम अपना बनाया। उसमें कोई विदेशी नहीं है। हमने स्पेस में क्या दुनिया में धमाल मचा रखा है। चाहे वो पेमेंट सिस्टम हो, बिल्कुल स्वदेशी है। 2047 क्या 75 वर्षों तक आप अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के 25% तक भी नहीं आ पाओगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि आप सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि आप अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश कर रहे हो। आज मैं वर्ल्ड बैंक के उन तमाम अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि आप अपनी उस रिपोर्ट को, मैंने उसमें लिखा भी था इंडिया शुड डंप वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। हमने अपनी टेक्नोलॉजी विकसित की तो हमने यूपीआई बनाया, हमने ब्रह्मोस बनाया, हमने आकाश बनाया, हमने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया, हमने चंद्रयान बनाया, हमने 4G और 5G बनाया अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर। हमारे यहाँ से जो सस्ती दवाइयाँ जाती हैं, हमारी दवाइयाँ और उनकी दवाइयों की कीमत में 1 और 200 का अंतर है। हमारे लोगों ने ये तय कर लिया कि अगर अमेरिका अपने टैरिफ्स को कम नहीं करता है तो हम वहाँ पर दवाइयाँ भेजेंगे ही नहीं। अगर वो टैरिफ कम नहीं करते हैं तो हम ये जो बासमती चावल है हम मिडिल ईस्ट में भेज देंगे, यूरोप में भेज देंगे, अमेरिका को भेजेंगे ही नहीं। हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, 2, 3 में हम मिस कर गए, लेकिन आज जो चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है उसके बिल्कुल सेंटर में हम खड़े हैं। और हमने कभी भी किसी चीज़ को वेपनाइज करने की कोशिश नहीं की। मैं तो कहता हूँ कि भगवान डोनाल्ड ट्रंप को बहुत लंबी उम्र दे, क्योंकि जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं डॉलर को वो खुद ही समाप्त कर देंगे। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज संघ संवाद में हम बात करेंगे स्वदेशी की। वो स्वदेशी जिसके लिए जो संघ के इस बार के पंच प्रण हैं उसमें काफ़ी महत्व भी दिया गया है। स्वदेशी अपनाइए। स्वदेशी की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में बनी हुई कई चीज़ें हमें याद आती हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं। लेकिन क्या स्वदेशी अपनाना वो भी तब जब विदेशी बाजार भारतीय बाजार पर हावी हो, चाहे वो दाम के मामले में हो या काम के मामले में हो। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है। जनता में जागरूकता कैसे फैलेगी और लोगों को स्वदेशी की तरफ कैसे आकर्षित किया जाए, इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अश्विनी महाजन जी, जो कि अखिल भारतीय संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के। सब प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। कैसे स्वदेशी की तरफ आप जाएं और क्यों स्वदेशी अपनाना भारतीयों के लिए आवश्यक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जब से एक तो पहली बात संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं तब भी स्वदेशी की काफ़ी बातचीत हो रही है, क्योंकि पंचप्रण में भी उसका उल्लेख है। दूसरा,
जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है और अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ वॉर शुरू किया है, प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हों, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उन सब की यही अपील रहती है जनता से, स्वदेशी अपनाइए, आत्मनिर्भर बनिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी तो जब से आए तब से वोकल फॉर लोकल के लिए बात करते रहे हैं, लेकिन इन दिनों इस पर जोर इसलिए भी ज़्यादा है, त्योहार का मौसम आ गया है, इसलिए इस पे चर्चा भी बनती है, क्योंकि ये वो समय है जब ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता कितना स्वदेशी को पसंद करती है। स्वदेशी के लिए जब हम बाज़ार में जाते हैं, क्योंकि अभी दिवाली का मौसम चल रहा है, हमारे बाज़ार में बजट फ्रेंडली परिवारों का जो एक चलन रहता है ना, जब आप बाज़ार जाते हैं बजट लेकर जाते हैं, और उस बजट में जब चाइनीज़ लड़ी या चाइनीज़ लाइट या दिए या कोई भी साज सजावट का सामान 20 रुपए में मिलता है और वही सामान स्वदेशी का 100 रुपए में मिलता है, तो फिर भारतीय सोचते हैं कि ठीक है, वोकल फॉर लोकल ठीक है, हम सोशल मीडिया पर हो जाएंगे, लेकिन बाज़ार में नहीं हो पाती। क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती है अभी दिवाली के मौसम में, कैसे स्वदेशी बने? चलिए, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने इस विषय को चुना, इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, स्वदेशी के बारे में आग्रह तो लंबे समय से हो रहा है। हम जानते हैं कि बहुत पहले से चाहे वो स्वामी दयानंद हों, ऐसे तमाम हमारी विभूतियाँ, उन्होंने स्वदेशी के बारे में बात की है। 1905 में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में आया और उसके बाद एक आज़ादी के हथियार के रूप में भी हमने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन वर्तमान युग में 1991 में जब स्वदेशी जागरण मंच का जन्म हुआ, उसके पीछे का कारण यही था, जिसकी आपने जियोपॉलिटिकल की बात कही है। शायद उस समय की सरकारें इस बात को पहचान नहीं पाई, समझ नहीं पाई कि हमें एक प्रकार से भूमंडलीकरण के जाल में बांधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश कभी विदेशी पूंजी, विदेशी साजो सामान से कभी वो विकसित नहीं हुआ है। जितने भी देश विकसित हुए हैं वो स्वदेशी के आधार पर हुए हैं, आत्मनिर्भरता के आधार पर हुए हैं। आप किसी भी देश को उठा करके देख लीजिए, चाहे वो इंग्लैंड है, फ्रांस है या यहाँ तक कि अमेरिका है, उन्होंने कुछ चीज़ों को चयनित किया और उसके आधार पर वो आगे बढ़े। आज अमेरिका टेक्नोलॉजी के कारण और बाकी के देश जो हैं वो अपने अपने आईपीआर के वजह से लगातार उन्होंने प्रगति की, लेकिन एक जगह जाकर के उनकी प्रगति अब जाकर के रुक गई, क्योंकि एक नई शक्ति दुनिया में उभर कर के आई, जिसका नाम है चीन। चीन ने पूरी दुनिया के बाज़ारों को पाटना शुरू किया, सस्ते माल को डंप करना शुरू किया, अपने यहाँ एक्सेस कैपेसिटी कर ली और इसी कारण से भारत के बाज़ारों में भी चीन का सामान बहुत हो गया। और आज हम देख रहे हैं कि बड़ा एक हमारा ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ है। हमें एक प्रकार का एक कंसर्न भी है कि हमारे जो लोग हैं चाइनीज़ माल का काफ़ी इस्तेमाल करने लग गए। 2017 में स्वदेशी जागरण मंच ने एक आंदोलन के रूप में चाइनीज़ बहिष्कार की एक अपील की और अक्टूबर 29, 2017 को एक बड़ी रैली भी, ये पहली बार हुआ था किसी भी देश में, किसी देश के एक सामान के खिलाफ कोई रैली हो रही हो, तो रामलीला मैदान में वो रैली हुई। और उस समय से लेकर हम देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका अंतर्मन हो, कोई भी देशवासी, कोई भी देशभक्त चीन का सामान मर्जी से खरीदना नहीं चाहता है। गलती से भी खरीद लेता है, सस्ता होने के कारण भी खरीद लेता है, लेकिन मन में एक बोझ सा रहता है कि मैं ये सामान क्यों खरीद रहा हूँ। तो उसमें जो मुख्य बात है, जैसे आपने कहा कि सस्ते की बात, मेरा यहाँ आपके चैनल के माध्यम से आम देश की जनता से कुछ बातें मैं साझा करना चाहता हूँ। एक, आप समझ लीजिए कि जो चीन का सामान है वो स्थायी नहीं होता। आप लड़ी लेकर के आइए तो दुकानदार कहता है कि यहाँ से आप लेके जा रहे हो, उसके बाद की गारंटी मेरी नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी सामान चीन का हो, उसका कब ख़राब हो जाएगा उसके बारे में कुछ। लेकिन हमने देखा कि हम बहुत पुराने समय से भारतीय सामान जब बनता था तब से हम खरीदते हैं, लेकिन एक उसका स्थायित्व रहता है, उसका उसका अधिक टिकाऊ रहता है उसका। तो ये एक बात है कि तभी कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा तो रोए एक बार।
तो लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा, भारत एक मितव्ययी एक समाज है और वो सस्ते से सस्ता खरीदना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो मितव्ययिता इसलिए भी होती है कि हम लंबे समय तक उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है और पहले से ज़्यादा वो लोग भारतीय उस प्रकार के भारतीय सामान की तरफ जाना चाहते हैं जो उसके विकल्प उपलब्ध हैं और लंबे समय तक चलते हैं। तीसरा, हम ये यूज़ एंड थ्रो की जो मानसिकता है उसके बारे में भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि ये यूज़ एंड थ्रो जो है आज इस समय बहुत बड़ा संकट पर्यावरण के लिए बना हुआ है और अगर ये ऐसा चलता रहा तो हम जानते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस तक पहले ही हम आगे बढ़ चुके हैं। किस किस प्रकार से हमने देश के पूरे सभी हिस्सों में जो तापमान बढ़ा है, गर्मियों में बिना एसी के आप एक पल नहीं रह सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, ऐसा पहले नहीं होता था। तो ये जो वैश्विक उष्णता जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो अगर आप चीनी सामान खरीदोगे या सस्ता सामान खरीदोगे, बार-बार खरीदोगे, तो वैश्विक उष्णता लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि जितना उत्पादन होगा उतना ही क्लाइमेट चेंज, उतना ही ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन यहाँ देशभक्ति का भी तकाज़ा है। हमें समझना होगा कि अगर हम भारतीय सामान खरीदेंगे तो ज़्यादा सामान बनेगा, सस्ता हो जाएगा। ये भी समझना होगा कि वो एक स्ट्रैटेजी के माध्यम से उसको सामान को सस्ता करते हैं स्ट्रैटेजी के नाते, ताकि भारत के जो उत्पादक हैं वो बंद हो जाएं। मैं यहाँ पर ये बात रेखांकित करना चाहता हूँ कि केवल उपभोक्ता वस्तुएं ही नहीं हैं जो चीन से आती हैं, उपभोक्ता वस्तुओं का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। सामान्य तौर पर हमारे देश में जो कंपोनेंट्स हैं वो आ रहे हैं, और कंपोनेंट्स के आने का कारण यह है कि हमारे जो उत्पादक हैं वो उनके पास दूसरे विकल्प नहीं है या वो सस्ते विकल्पों की तरफ जाते हैं। तो इस वजह से चीन से हमारा आयात बढ़ रहा है। देश की जनता ने चीन को नकार दिया है, लेकिन अभी उत्पादकों को नकारने की अभी आवश्यकता है। उसमें मैं एक उदाहरण के नाते आपके सामने रखता हूँ कि देश में हमने सोलर उपकरणों का उत्पादन शुरू कर दिया, बहुत पहले से कर दिया था। चीन ने डंप करना शुरू किया, हमारे जो उत्पादक थे उनको लाभप्रद नहीं रहे, तो उन्होंने अपने उद्यम बंद कर दिए या कम कर दिए। पिछले कुछ समय से भारत सरकार ने एक नीति अपनाई, DCR, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, कि अगर भारत सरकार से आपको कोई मदद चाहिए, अगर उसके लिए सब्सिडी चाहिए सोलर इंस्टॉलेशन के लिए, तो उसके लिए शर्त यह है कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की शर्त पूरी होनी चाहिए। तो ऐसे में अब भारत के कई उत्पादक, चाहे वो विक्रम हो, वारी हो या अडानी हो, सब ने डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने की व्यवस्था की है, और आज देश में बड़ी मात्रा में सोलर पैनल्स बन रहे हैं। लेकिन जब बनना शुरू होंगे तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। तो यदि आप कल्पना करें कि 3 किलोवाट का वो होगा इंस्टॉलेशन, अगर 1 करोड़ घरों में भी होता है तो कितने गीगावाट बिजली के उपकरणों का हो जाएगा, वो आप कल्पना कीजिए। तो ऐसे में भारतीय उत्पादन को इनकरेज करने के लिए हमें ज़रूरी है कि सरकार की नीतियां भी हों, लेकिन इसके साथ ही साथ लोगों की मानसिकता भी बने, क्योंकि अगर हम अपने देश को एक महान देश बनाना चाहते हैं, एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो देश में उत्पादन बढ़ाए बिना नहीं हो सकता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि देशभक्ति के नाते और भारतीय हम समझते हैं कि भारतीय जो है सस्ता सामान खरीदने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन भारतीय लोग जो हैं वो दुनिया से ज़्यादा समझदार हैं, और उस समझदारी का वो उपयोग करते हुए आज हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से हमारे सामने उदाहरण हैं। अभी पिछले कुछ समय से जो विदेशी कंपनियों की गाड़ियां हैं अब खरीदना लोगों ने बहुत कम कर दिया है, और जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम भारतीय गाड़ियों की
सेल बढ़ की गई हो है। रही है। जी, एक बहुत ज़रूरी सवाल यहाँ पे बनता है, क्योंकि ये तो आपने बताया कि किस तरह से हम स्वदेशी को बढ़ावा दे सकते हैं। आपने क्योंकि बात की 90 के दशक में ग्लोबलाइजेशन का जब आया था, बाज़ार जब भारत के खुले थे, ये कैसे हुआ? क्या भारत उस समय जो भी सरकार रही हो, क्या नीतियों की कमी थी कि भारत के बाज़ार में जिस तरह का प्रभाव जैसे चाइना जैसे देशों का रहा कि उन्होंने इतना ज़्यादा हावी हो गए वो कि भारतीय जो उत्पाद थे उनके प्रोडक्शन की ही नहीं कमी आई, कई तो उद्योग भी बंद हो गए। ये पूरा सिनेरियो आज हमें शायद चर्चा ही नहीं करनी पड़ती अगर ऐसा नहीं होता। ये कैसे धीरे धीरे हुआ, या इसके पीछे की क्या कोई कमियां रह गई थी नीति में कि भारत के बाजार में इतना ज़्यादा जो ये डंपिंग यार्ड बना दिया चाइना ने, या विदेशी मालों का जो क्रेज़ बढ़ गया है, भारतीय जो उत्पादक थे वो इससे पीछे हट गए, उन्होंने उत्पादन करना ही बंद कर दिया। देखिए, ये केवल भारत के साथ नहीं हुआ, पूरी दुनिया के साथ हुआ। और चीन ने एक षड्यंत्र के नाते इस काम को शुरू किया। उन्होंने एक्सेस कैपेसिटी खड़ी की। उन्होंने पहले से ठान रखा था कि हमने पूरे दुनिया के बाज़ारों पर कब्जा करना है, और सबसे ज़्यादा चीन का निर्यात होता है तो अमेरिका में होता है। और अमेरिका ही नहीं, यूरोप के सभी देश, यहाँ तक कि जापान, तमाम अफ्रीका के देश, तमाम देशों में चीन का सामान, सस्ता सामान जाता है और वो डंप करते हैं। डंपिंग का मतलब होता है, डंपिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि जब कोई देश अपने देश में जिस कीमत पर वो बनाता है उस कीमत से कम कीमत पर दूसरे देश में बेचता है तो उसको डंपिंग बोलते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ की सरकार ने उनको इतनी भारी सब्सिडी देनी शुरू की, और जो जितनी सब्सिडी वो वहाँ के उद्योगों ने मांगी वहाँ की सरकार ने दे दी कि आप जा कर के दुनिया के बाज़ारों पर कब्जा करो। तो उसका असर यही हुआ कि भारत सहित तमाम दूसरे मुल्कों में जो है ये बात हुई 2001 के बाद। 2001 में चीन WTO का सदस्य बन गया, तो उसके पास जितने WTO के नियम के अनुसार दुनिया में वहाँ पर कम टैरिफ पर वो सामान उनको बेचने की अनुमति मिल गई। तो ऐसे में मैं आपको यहाँ पर भारत के संदर्भ में क्या हुआ उसके बारे में बताता हूँ कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई और UPA की सरकार आई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो एवरेज वेटेड टैरिफ होता था, जो आयात शुल्क लगाया जाता था, वो 24% था एवरेज, जिसको वेटेड एवरेज कहते हैं। यानी किसी पर 100% लगता होगा, किसी पर 200% लगता होगा, किसी पर 5%, 10%, लेकिन एवरेज 24%। यानी एक सामान $100 का जो आता था वो यहाँ पर भारत में $124 का बिकता था। UPA की सरकार आई, भूमंडलीकरण का इतना जोर, इतना उनके दिमाग पर प्रभाव, या देश के उद्योग को ख़त्म करने का षड्यंत्र, मैं क्या कहूँ किसी भी पार्टी के बारे में। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एकदम से मात्र 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर उन्होंने एवरेज वेटेड टैरिफ को 6% कर दिया। यानी अब $100 का जो सामान आता था वो यहाँ $106 का मिलने लगा। तो हमारे तमाम उद्योग बंद हो गए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक था, इलेक्ट्रॉनिक तो शैशव काल से ही बंद हो गया, चाहे वो टेलीकॉम था। हमारे उस समय एक क्रांति आ रही थी मोबाइल फ़ोन्स की, सही है, और हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन बनते नहीं थे। चाहे वो केमिकल्स थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, चाहे वो खिलौने थे, चाहे जितने भी प्रकार का साजो सामान था, वो सब अब चीन से आने लग गए। मैं आपको API का उदाहरण बताता हूँ जी। API 90% हम बनाते थे और 10% इंपोर्ट करते थे, जो फार्मास्यूटिकल के लिए जो रॉ मटेरियल होता। उन्होंने डंप करना शुरू किया। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ उसके अंदर। एक API है पेनिसिलिन G, जो एमॉक्सिसाइक्लिन की दवाई के लिए बनता है, लगाया जाता है। उसकी कीमत ग्लोबल लेवल पर, उसकी वैश्विक बाजार में उसकी कीमत थी $22 प्रति किलो। चीन ने उसको $9 में बेचना शुरू कर दिया। हमारे तमाम API जो बनाते थे वो सब बंद हो गए, क्योंकि उनका तो नुकसान हो रहा होगा ना। मैं तो केवल एक उदाहरण बता रहा हूँ। ऐसे
तमाम जितने भी एपीआई आते थे वो सब उन्होंने अपनी एक्सेस कैपेसिटी क्रिएट की, यहाँ पर डंप किया, हमारे उद्योगों को बंद किया और उसके बाद उन्होंने उसका शोषण करना शुरू किया। यानी जैसे ही हमारे उद्योग बंद हुए तो उन्होंने $9 से $35 कीमत कर दी। और मैं जितने भी आपको मैं यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप इसके बारे में रिसर्च करिए, आपको ये एक एक जो आंकड़े हैं आपको सत्य दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने हमारे एपीआई उद्योग को बंद किया, एक षड्यंत्र के तहत हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम को बंद किया, एक षड्यंत्र के तहत हमारे खिलौना उद्योग को बंद किया, एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने हमारे जितने भी प्रकार के उद्योग थे उन सब को उन्होंने नष्ट किया। और ऐसे में हमारी निर्भरता अब चीन पर हो गई। ये भारत में ही नहीं हुआ, बाकी मुल्कों में भी हुआ, लेकिन भारत में तो भारत सरकार ने उनकी मदद की। 24% से 6% टैरिफ करके भारत सरकार ने उनकी मदद की और मात्र 10 सालों के अंदर 2004 से लेकर 2014 के बीच में 3000% इंपोर्ट बढ़ा चीन से। ये आंकड़ा बिल्कुल सत्य है, कोई भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकता है। तो हमारा ये कहना है कि उस समय की सरकारों ने ये किया। अब जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उनके ध्यान में ये विषय तुरंत आ गया कि देश में मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मेक इन इंडिया होना चाहिए। लेकिन उस समय के जो सलाहकार थे, जो भारत सरकार में नए नियुक्त हुए थे, वो भारत सरकार को बार बार ये कहते थे कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, आपको टैरिफ नहीं घटाने चाहिए, नहीं बढ़ाने चाहिए, है ना। तो जो 6% है 6% ही रखना चाहिए। उस समय मैं नाम लेकर के कह सकता हूँ कि जो हमारे अरविंद पनगरिया जी, जिनको नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने उनका ये आर्गूमेंट था कि ग्लोबलाइजेशन सबसे अच्छी चीज़ है, तो टैरिफ नहीं बढ़ाए जाने चाहिए। तो अल्टीमेटली यही हुआ। लेकिन 2017 में भारत सरकार के लोगों को समझ में आना शुरू हुआ ये तो गलत है और हमें टैरिफ बढ़ाना चाहिए। तो उस समय 2018 के बजट प्रस्तुत करते हुए उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम अपने देश के उद्योगों के संरक्षण के लिए और उनके संवर्धन के लिए हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं। ये पहली बार हुआ 1991 के बाद किसी वित्त मंत्री ने इन शब्दों का उपयोग किया हो, संरक्षण जैसे ऐसे तो हो गया था कि प्रोटेक्शन इज़ अ वेरी बैड वर्ड, कि यानी प्रोटेक्शन, अरे आप अपने उद्योगों को प्रोटेक्शन कर रहे हो, एज इफ जब हमारे उद्योग बंद हो रहे हैं, जब हमारे उद्योग पनप नहीं पा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना तो जरूरी है। दुनिया भर के लोग अपने उद्योगों को प्रोटेक्ट करते हैं। आज अमेरिका नहीं कर रहा, यूरोप नहीं कर रहा। नैरेटिव था ना कि ग्लोबलाइजेशन, अगर आपके अच्छे से आपके यहाँ सामान आ रहा है मतलब आपका देश तरक्की कर रहा है, ये नैरेटिव बना दिया गया था। और हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो कहते थे आप क्यों रुकना चाहते हो, लोगों को सस्ता सामान मिल रहा है, उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। लेकिन ये नहीं देख रहे थे कि हमारी निर्भरता विदेशों पर कितनी बढ़ रही है, हमारे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, हमारे लोगों का रोजगार जा रहा है और हमारे देश का जो रुपया है वो डाउन जा रहा है। ये बात कोई करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि हमें तो लोग समझाने की कोशिश करते थे नहीं, रुपये को और डाउन करना चाहिए और ज़्यादा उसको। अभी भी कई लोग ऐसे हैं, लेकिन आजकल उनकी संख्या कम हो गई कि जो वही कहते हैं कि भाई रुपए को और डाउन करना चाहिए, इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे। मैं उनसे पूछता हूँ कि इतने सालों से भाई साहब इतने आप हमारा 12 रुपये का $1 होता था, आज 88-89 रुपये का $1 हो गया है। इतने सारे समय में इतनी डेप्रिसिएशन करने के बाद भी हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़े हैं, तो और कितना कराना चाहते हो जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। वास्तव में हमारे जो इम्पोर्ट्स जो हैं वो प्राइस इनइलास्टिक हैं, इसलिए उनके अगर हम अपने रुपये को डाउन करते हैं, मैं अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते बताना चाह रहा हूँ, तो उससे इंपोर्ट कम नहीं होते क्योंकि वो इनइलास्टिक हैं, वो ज़रूरी है, करने ही पड़ेंगे। तेल का आयात करते हैं, करना ही पड़ेगा, मशीनरी का आयात करते हैं, करना ही पड़ेगा, जो ज़रूरी मशीनरी है वही करते हैं, वो करना ही पड़ेगा। इसलिए आप ये जो पुराना सिद्धांत है वो सही बैठता नहीं है, तो इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ते नहीं हैं और ना इंपोर्ट कम होते हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स भी प्राइस इनइलास्टिक होते हैं और हमारे इंपोर्ट्स भी प्राइस इनइलास्टिक होते हैं। इसलिए डेप्रिसिएशन इज़ नो सोल्यूशन।
ऐसा हम स्वदेशी जागरण मंच के नाते मानते हैं, और ऐसा हम जो एक बिल्कुल सिद्धांतशय इस बात को मैं चैलेंज देना चाहता हूँ कि कोई भी अर्थशास्त्री पहले तो जाकर के ये प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में अध्ययन करे और उसके बाद हमसे बात करे। जब आपने स्वदेशी जागरण मंच जब ये बना था और जो भारत की उस समय तस्वीर थी औद्योगिक तौर पे देखा जाए, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन के नाम पे चाइना का ही आपने बताया षड्यंत्र हो रहा है, तब मन में क्या था, चुनौती क्या थी, और तब से लेकर अब तक किस तरह से स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी के लिए काम करता रहा है? देखिए, हमने उस समय से लेकर अब तक लगातार देश की जनता से ये आग्रह किया है कि स्वदेशी साजो सामानों का इस्तेमाल करो। सरकार से ये आग्रह किया है कि स्वदेशी के समर्थन में नीतियां बनाए। सरकार से ये आग्रह किया कि आप विदेशी सामान को रोकिए और उस पर तमाम प्रकार की रोक लगाइए, और टैरिफ जितना ज़रूरी है उतना बढ़ाइए। हम ये नहीं कह रहे कि 400% 500% टैरिफ लगा करके आप अपने उद्योगों को इनएफिशिएंट बना लीजिए, जैसे नेहरू जी ने किया था। वैसा नहीं चाहते हैं हम, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी करिए। हम देखिए कि जो मैंने अभी स्वर्गीय अरुण जेटली जी का जिक्र किया यहाँ पर, उन्होंने टैरिफ बढ़ाए, मात्र 10% से 20% टैरिफ बढ़ाया टेलीकॉम पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, और पूरे दुनिया से जो हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट होते थे होने बंद हो गए, और हम अपने देश में मोबाइल फ़ोन्स चाहे विदेशी कंपनियों ने बनाए हों लेकिन यहाँ बनने शुरू हुए, और लगभग 14-15 बिलियन डॉलर्स के मोबाइल फ़ोन आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमने जब वाइट गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, उसकी वजह से भी हमारे देश में अब काफ़ी सामान बनना शुरू हो गया। और मैं आपको बताऊं कि 2017-18 में जो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का आयात होता था वो 28 बिलियन डॉलर का था। ये आंकड़ा कोई भी चेक कर सकता है। और 2018-19 में मात्र एक साल में वो 10 बिलियन डॉलर कम होकर के 18 बिलियन डॉलर रह गया था। यानी एक छोटा सा नीतिगत परिवर्तन, जैसे मैंने डीसीआर की बात की है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की, उसी पर से थोड़ा सा हमारा टैरिफ को बढ़ाना, उसके वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम के इंपोर्ट्स जो थे वो बहुत कम हो गए, एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुए। तो हमारा ये कहना है कि हमने सरकारों को ये समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का असर इतना ज़्यादा था, और हमारे पिंक पेपर्स भी बिना वजह से, मैं यहाँ पर किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बिना वजह से वो ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में लिखते रहे। आज वो स्वदेशी के पक्ष में लिखते हैं। मुझे याद है जब हम आरसेप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील जो इसी सरकार के दौरान होने जा रही थी, भारत स्वदेशी जागरण मंच ने उसका विरोध किया था। उस समय तक आरसेप के बारे में, आरसीईपी के बारे में पिंक पेपर्स खूब लिख रहे थे कि आरसीईपी से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन जिस समय स्वदेशी जागरण मंच के उस प्रयास के कारण प्रधानमंत्री जी बैंकॉक में जाकर के मंच पर खड़े होकर के बोलते हैं कि मैं इस आरसीईपी की डील से बाहर आ रहा हूँ, वी आर वॉकिंग आउट, तो दुनिया भर में एक जैसे दुनिया स्तब्ध रह गई थी, शॉक्ड थे सब। और उस समय के पिंक पेपर्स के ऊपर हमारा इतना प्रभाव हो गया था, हमारे आर्गूमेंट्स इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने इसके विषय में बोलना बंद कर दिया था। उन्होंने कोई एक बार भी आलोचना नहीं की कि स्वदेशी जागरण मंच ने गलत रोका और प्रधानमंत्री जी ने गलत बात की। तो कहने का अभिप्राय ये है कि लेकिन ये पिंक पेपर्स या दूसरे पेपर्स जो अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स खास तौर पर, वो ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में लिखते रहे, और नीति निर्माता भी उसी पक्ष में जाते रहे। हमारे बहुत बड़ी संख्या में इकोनॉमिस्ट भी उसी पक्ष के थे। लेकिन आज सबको समझ में आ गया, जो अमेरिका के गुणगान गाया करते थे, जो चीन के मॉडल की बात करते थे, आज सबको समझ में आ गया कि अगर अपने देश का विकास हो सकता है, अगर अपना देश आगे बढ़ सकता है, अगर हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं, अगर हम अपने देश में रोजगार बढ़ाना है, तो उसका एकमात्र विकल्प स्वदेशी ही है। मैं यहाँ पर उदाहरण के नाते बताता हूँ जी, कि जब हमने आत्मनिर्भरता के आधार पर किसी भी सेक्टर में काम करना शुरू किया, तो हम विश्व नेता बन गए। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, 10 साल पहले तक कोई भी डिफेंस में आत्मनिर्भरता की बात नहीं करता था। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि
डिफेंस के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा तो शुरू से आग्रह ये था स्वदेशी सुरक्षा स्वावलंबन, ये हमारा नारा हुआ करता था कि सुरक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। तो देश में जब स्वदेशी के आधार पर प्रतिरक्षा के क्षेत्र में हमने आगे बढ़े, डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़े, हमने आकाश मिसाइल बनाई, हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, हमने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया, हमने जहाज़ों के इंजन बढ़ाने की तरफ आगे बढ़े, तेजस की तरफ आगे बढ़े। जब हमने एयर डिफेंस सिस्टम अपना बनाया, उसमें कोई विदेशी नहीं है। जो अभी इस बार जो तुर्की के, चीन के जो बहुत उन्होंने बड़ा समझ करके अरे हम भारत पर अटैक करेंगे, हजारों की संख्या में ड्रोन्स भारत पर आक्रमण करने के लिए आए, एक ड्रोन भी अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाया। और हमारे देश में बना हुआ जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, भारत की हैदराबाद की एक कंपनी जेन टेक्नोलॉजी ने वो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया था। उसके दो प्रकार होते थे, एक तो उसको स्टैंड स्टिल कर दिया जाता था, उसको लेज़र से उसको रोक दिया जाता था, दूसरा अगर रोक ना पाए तो उसको गिरा दिया जाता था। हमारे देश में जितना नुकसान हुआ वो केवल वो गिरने के कारण हुआ, उनके लक्ष्य के कारण नहीं हुआ। तो हमारा ये कहना है कि चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पेस का क्षेत्र हो, हमने स्पेस में क्या दुनिया में धमाल मचा रखा है, चाहे वो पेमेंट सिस्टम हो, बिल्कुल स्वदेशी है, जो आता हुआ चाहे वो होता है, चाहे टेलीकॉम हो। टेलीकॉम में हमने पूरे देश भर में 4G रोल आउट कर दिया है, 5G की तैयारी हो गई है। मैं कह रहा हूँ कि कोई एक क्षेत्र जो आपने आत्मनिर्भरता के आधार पर आगे बढ़ना शुरू किया, दुनिया में हम आगे हो गए। और वर्ल्ड बैंक हमें क्या कहता है, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो जो अपनी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हो। हमने उनको कहा कि आप अपनी दिमाग का इलाज कराइए, और कि आप क्या कह रहे हो। वो कह रहे थे कि दो बातें उन्होंने वर्ल्ड बैंक की जो अभी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 आई, उन्होंने कहा, दो बातें कही, आप क्या बात कर रहे हो, आप विकसित राष्ट्र बनोगे, आप 2047 क्या 75 वर्षों तक आप अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के 25% तक भी नहीं आ पाओगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि आप सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि आप अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश कर रहे हो। आपको तो विदेशियों की टेक्नोलॉजी पहले से जो विकसित हो गई है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वाई आर यू वेस्टिंग मनी, यू कांट डू एनीथिंग। लेकिन आज मैं वर्ल्ड बैंक के उन तमाम अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि आप अपनी उस रिपोर्ट को, मैंने उसमें लिखा भी था इंडिया शुड डंप वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, लेकिन आज मैं दोबारा आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं करिए। हमने अपनी टेक्नोलॉजी विकसित की तो हमने UPI बनाया, हमने ब्रह्मोस बनाया, हमने आकाश बनाया, हमने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया, हमने चंद्रयान बनाया, हमने 4G और 5G बनाया अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर, किसी का मदद नहीं लिए। तो ऐसे ही जिस क्षेत्र में, तो यही एक स्वदेशी का संदेश है कि जब हम आत्मनिर्भरता के आधार पर, स्वदेशी के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो हम विश्व नेतृत्व प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम विदेशियों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा शोषण होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, दवाइयों के क्षेत्र में हो, चाहे वो API के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में हमारा शोषण होता है। इसलिए अगर शोषण मुक्त हमें भारत को बनाना है और हम किसी का शोषण नहीं करना चाहते, मैं अभी एक उदाहरण के नाते बताता हूँ जी। रोश कंपनी है विदेशी, वो एक दवा बनाती थी, 18 लाख रुपए उसकी कीमत होती थी, 18 लाख रुपए। आप सोचिए कोई कैंसर का पेशेंट, कितने पेशेंट वैसी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत की एक कंपनी ने, जैसे ही उसका पेटेंट समाप्त हुआ, भारत की एक कंपनी है नाटको, राजीव जी उसके CEO हैं, हैदराबाद की वो कंपनी है, उन्होंने वो दवा 48,000 रुपये में बना दी। उन्होंने तमाम कोशिश कर ली, क्योंकि हमारे पास एक जो स्वदेशी जागरण मंच के प्रयासों से ही हुआ, हमारे पेटेंट कानूनों में जो प्रावधान है जी हाँ, कि आर्टिकल 3D का जो प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत हमारे पास अधिकार है कि जैसे ही पेटेंट समाप्त हो हम बना सकते हैं।
तो उसमें अगर छोटा मोटा परिवर्तन करके दोबारा पेटेंट लेने की कोशिश करे तो वो दरकिनार कर दिया जाता है। तो वो हाई कोर्ट में हारे और अभी वो दवाई जो है वो 48,000 रुपये में, मुझे नहीं लगता कि वो कंपनी जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जा कर के उसके उसको खिलाफ चैलेंज अपील करेगी। करेगी। एक चीज़ अश्विनी जी, जैसे कि आपने बताया ना स्वदेशी की जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ था, तब पूरी दुनिया ने भारत के स्वदेशी ब्रह्मोस आकाश सबकी ताकत देख ली। इसी तरह से जब भी कोई विदेश से बड़े नेता आते हैं, वो जब हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम देखते हैं, अभी अब आप देखिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे, वो तक बोल रहे थे कि हम इसको ब्रिटेन में लागू कराना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, वो हैरान होते हैं। तो जब हम तकनीक डेवलप करते हैं और लोग हैरान होते हैं, सोशल मीडिया में जब हमारी जनता वो देखती है और गौरवान्वित महसूस करती है, तो स्वदेशी की तरफ काफ़ी आकर्षित भी होती है। और ख़ास तौर से इसमें काफ़ी हद तक अभी जो माहौल चल रहा है, हमें ट्रंप को भी श्रेय देना चाहिए। जो उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया, उसके बाद आम जनता के मन में ये बातें उठने लगी कि हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो जब हम टैरिफ की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि जो अभी स्वदेशी मुहिम चल रही है, जो भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और टैरिफ वॉर को देख रहे हैं कि किस तरह से विदेश में दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, क्या इसका फ़ायदा देश की जनता के जो है वो देख रही है, उसके दिमाग पे, उसकी मानसिकता पर इसका असर पड़ेगा? बहुत हो ही रहा है। आज मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत एक्सपोर्टर्स से भी मिलता हूँ। जिस प्रकार से हमारी मीडिया ने ऐसा बनाया हुआ है कि टैरिफ लगा दिए, हमारे एक्सपोर्ट्स प्रभावित हो जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। अमेरिका पर हम जितना निर्भर हैं, उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका हम पर निर्भर है। अमेरिका में अगर वो रोक सकते हैं तो यही करेंगे कि भाई हमारे यहाँ से जो कपड़ा जा रहा है उसको रोक देंगे, हमारे यहाँ से जो गारमेंट्स जा रहे हैं उसको रोक देंगे, थोड़ा बहुत कहीं जेम्स एंड ज्वेलरीज को रोक देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान और भारत ये दो ही बासमती चावल बेचते हैं, लेकिन एक हमारे कार्यकर्ता हैं, वो इतना बासमती चावल अमेरिका को भेजते हैं या दुनिया को भेजते हैं जितना पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान नहीं भेजता, एक ही व्यक्ति। और ऐसे हमारे सैकड़ों हैं। यानी कुल मिलाकर के जो बासमती चावल है उसका एक बहुत बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमारे पास है और उसका कोई विकल्प नहीं है, झक मार के उनको खरीदना पड़ता है। दूसरा, हमारे यहाँ से जो सस्ती दवाइयाँ जाती हैं, हमारी दवाइयाँ और उनकी दवाइयों की कीमत में 1 और 200 का अंतर है। यानी हम $1 की जो दवाई बेचते हैं वहाँ $200 की मिलती है। 200 गुना का अंतर। 200 गुना का अंतर है। ऐसे में जब हमारे लोगों ने ये तय कर लिया कि अगर अमेरिका अपने टैरिफ्स को कम नहीं करता है तो हम वहाँ पर दवाइयाँ भेजेंगे ही नहीं। अगर वो टैरिफ कम नहीं करते हैं तो हम ये जो बासमती चावल है हम मिडिल ईस्ट में भेज देंगे, यूरोप में भेज देंगे, अमेरिका को भेजेंगे ही नहीं। ऐसी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो हमारे जो एक्सपोर्टर्स की बैठकें हुई हमारे साथ, उन बैठकों का निष्कर्ष बता रहा हूँ। तो यानी कुल मिलाकर के जितना हमें उनकी ज़रूरत है उनको हमसे हमारी ज़रूरत ज़्यादा है। और दूसरा, जियोपॉलिटिकल तौर पर भी अगर अमेरिका चीन के साथ जाता है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी पर पैर मारने के जैसे काम करेगा। हम एक अंतर्राष्ट्रीय ताकत है जो एक बैलेंस बना सकते हैं। वो बैलेंस अगर बरकरार रखना है तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप के हाव भाव अब बदल रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि हमें दुनिया से व्यापार करना है, दुनिया से आर्थिक व्यवहार भी करना है, दुनिया से सामान खरीदना भी है, दुनिया को बेचना भी है, दुनिया से पूंजी भी आएगी, टेक्नोलॉजी भी आएगी, हम भी दुनिया को टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन आत्मसम्मान के साथ, बराबरी के आधार पर। और जब हमने बराबरी के आधार पर काम करना शुरू किया, आप देख रहे हैं कि आज दुनिया हमारे तरफ आकर्षित हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे चरणों में गिरी है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं, लेकिन हमारी तरफ आकर्षित हो रही है। और भारत की जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिस प्रकार के काम कर रहे हैं, आपको मैंने केवल 4 उनका उदाहरण लिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वी मिस्ड ऑल द 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सो फार। हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, 2, 3 में हम मिस कर गए, लेकिन आज जो चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है
उसके बिल्कुल सेंटर में हम खड़े हैं। चाहे वो स्पेस है, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो पेमेंट सिस्टम है। पेमेंट सिस्टम के बारे में, और या चाहे वो टेलीकॉम है, पेमेंट सिस्टम के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया की धौंस को हमने बंद कर दिया। हमें रोज़ धौंस देते थे कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, हम आपको स्विफ्ट से बाहर कर देंगे। स्विफ्ट क्या है कि दुनिया में जो लेन देन है उसके माध्यम से, उस सिस्टम के माध्यम से होता था। हमने कहा कि आप कृपा करके बंद कर दीजिए, ताकि हमें मौका मिले कि हम अपने यूपीआई के माध्यम से, रुपए के माध्यम से, और दूसरे जो हमारे सहयोगी देश हैं उनके द्वारा इंटीग्रेट करके हम दुनिया में एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम खड़ा कर देंगे। और वो हमने खड़ा कर भी दिया, और उसके बाद वो शांत हो गए। आज कोई अमेरिका हमें सैंक्शंस लगाने की धमकी नहीं देता है, और जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है कि आप रूस से खरीदते हो तेल, इसलिए आपको रूस और यूक्रेन के युद्ध से किसी भी प्रकार की कोई आपको कठिनाई नहीं है। उनको आप रोज़ उनको हथियार दे रहे हो यूक्रेन को, और युद्ध को बढ़ाने की कोशिश करते हो। और भारत का एक 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर आपको एक प्रकार से परेशान कर देता है। क्यों? क्योंकि दुनिया के बाजार उनके हाथों से छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे स्वदेशी हथियार हैं, उनकी मांग बढ़ी ना अचानक। हमारे पास इतनी मांग है कि हम अगले 10 साल तक पूरी नहीं कर सकते अगर हमने अपनी कैपेसिटी। और यही वजह कि रुकवा दिया उन्होंने। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने पेमेंट सिस्टम की भी बात की और हम डॉलर की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अगर देखा जाए तो दबदबा डॉलर का रहता है। हम लगातार पिछले कई समय से सुनता रहे कि डॉलर टूट रहा है, डॉलर टूट रहा है। क्या ये डॉलर की मोनोपोली आपको लगता है ख़त्म होगी? हालांकि जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि भारतीय रुपया 19 देशों में चल रहा है, कई जगह रुबेल चल रहा है, चाइना की करेंसी भी चल रही है, लेकिन जो डॉलर की मोनोपोली जिसके दम पर अमेरिका जो दादागिरी दिखाता रहा है दुनिया भर में, क्या ये संभव हो सकता है, व्यवहारिक है? देखिए, दुनिया में हर चीज़ को वेपनाइज करने की कोशिश होती है। अमेरिका डॉलर को वेपनाइज करता है, अपने पेमेंट सिस्टम को वेपनाइज करता रहा है। चीन अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स को वेपनाइज करता है, अपने सेमीकंडक्टर्स को वेपनाइज करता है, ग्लोबल वैल्यू चेन को वेपनाइज करता है। सब लोग अपनी अपनी वेपनाइजेशन कर रहे हैं। भारत पूरे दुनिया के साथ एक समान प्रकार का व्यवहार, शोषण से रहित, बराबरी के आधार पर करना चाहता है, और हमने कभी भी किसी चीज़ को वेपनाइज करने की कोशिश नहीं की। हम चाहते तो कर सकते थे कि वैक्सीन उसको ही देंगे जो हमारी बात माने, लेकिन हमने सबको दी। हमने दुनिया भर के लोगों को आपके वेंटिलेटर्स दिए, जिस समय हम रोक सकते थे उनको, लेकिन हमने दिए। हम किसी चीज़ को वेपनाइज नहीं करते, अमेरिका करता है। ऐसे में उस वेपनाइजेशन को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम डी डॉलराइजेशन की बात नहीं करते हैं। रूस करता है, चीन करता है, दुनिया के दूसरे लोग करते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हम जिस प्रकार से दुनिया में डॉलर के आधार पर लेन देन होता है, हमारे रुपए की भी मान्यता बढ़े। ये तो हमारी सरकारों की कमी रह गई कि जिन्होंने रुपए को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेटलमेंट का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। ये तो 3 साल पहले ही भारत सरकार ने किया। तो मैं तो कई बार पूछता हूँ कि इससे पहले क्यों नहीं किया। लेकिन चलिए, अभी रुपया जो है, जब हमने जैसे ही किया तो 20 देशों ने वेस्ट्रो अकाउंट्स खोल दिए। जो वेस्ट्रो अकाउंट खोलने के बाद से भारत का जो रुपया है वो दूसरे देशों के साथ लेन देन शुरू हो गया। लेकिन इसमें समस्या है। समस्या ये है कि भारत के सब देशों के साथ बराबर के व्यापार नहीं, किसी के साथ हमारा सरप्लस है, किसी के साथ नहीं है। तो जिन देशों का हमारे साथ सरप्लस है, जैसे रूस है, रूस सामान ज़्यादा बेचता है, हम उससे कम बेचते हैं। कारण ये है कि हम उनसे तेल खरीदते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हमने तेल खरीदना शुरू कर दिया। तो रूस के लोग कहते हैं कि हमारे पास जो रुपए का जो बैलेंस रहता है उसका हम करें क्या। उसी प्रकार से दूसरे मुल्क भी हैं। तो वो एक छोटी सी समस्या आती है। लेकिन जैसे जैसे रुपए की मान्यता बढ़ेगी, वैसे वैसे वो उस रुपए को उन देशों के साथ व्यापार में इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे जो रुपए को मान्यता देते हैं। दूसरा, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, वो सब अपना पैसा यहाँ के शेयर बाज़ारों में लगाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं।
हमने कहा कि रूस वाले आप भी आओ। चीन से बहुत सारी कंपनियां भारत में ठेके लेना चाहती हैं, हमारी सड़कों के, हमारे पुलों के, बाकी और कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहती हैं। हम चीन की कंपनियों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहते। हम रूस को कहते हैं कि आप आइए। हम उनको, रूस को ये भी कहते हैं कि भी आप अपने दुश्मनों से सामान खरीदते हो, हमसे खरीद लो। तो ऐसे में अब रूस को भी समझ में आना शुरू हुआ और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपना रुपये को इन्वेस्ट करना शुरू किया है और आगे आने वाले समय में वो कठिनाई भी नहीं रहेगी। तो रुपये की मान्यता धीरे धीरे बढ़ रही है। डॉलर की जहाँ तक बात है, मैं तो कहता हूँ कि भगवान डोनाल्ड ट्रंप को बहुत लंबी उम्र दे, क्योंकि जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, डॉलर को वो खुद ही समाप्त कर देंगे। उन्होंने अभी रिसेंटली कहा, उनके किसी अधिकारी ने, कि जो जितने भी हमारे मित्र देशों का पैसा हमारे पास जमा है, वो उसको हम अमेरिका के निर्माण में इस्तेमाल करेंगे, यानी उनका पैसा हम ले लेंगे। इससे पहले जो रूस का जो जमा धन था उनके पास, उसको उन्होंने कब्जा लिया कि हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे रूस तो एक अग्रेसर देश है। कभी दुनिया के इतिहास में किसी ने इस प्रकार की अमानत में ख़यानत, क्या कहते हैं, अमानत में ख़यानत नहीं की। लेकिन रूस ने, अभी अमेरिका ने की है, रूस के साथ की है, और बाकी मुल्कों को भी डर आ गया। तो आप ये देखिए कि पिछले काफ़ी समय से सोने और चांदी के जो भाव बढ़ रहे हैं, वो इसी वजह से हैं। दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, जो भी पैसा उनका अमेरिका के फेडरल रिजर्व में जमा है, वो पैसा निकाल रहे हैं और उस डॉलरों से वो सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि सोने को वो बिल्कुल सेफ मान रहे हैं कि भी अमेरिका के पास डॉलर पड़े रहेंगे तो वो कब कब्जा लेगा पता नहीं, तो क्यों ना उस सोने को खरीद लिया जाए। सोने का भाव भी बढ़ेगा और हमारा पैसा भी सुरक्षित रहेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अमेरिका अपने डॉलर को जो है कम आकर्षित करने के लिए खुद ही काम कर रहा है। क्या था कि 1999 में 70% दुनिया की रिजर्व करेंसी जो थी वो डॉलर थी। बीच में यूरो आ गया तो वो 59% रह गई। यूरो भी ग्लोबल करेंसी बन गई, लेकिन वो 59 से अभी वो 54% आ गई है। धीरे धीरे करते करते अब दुनिया का आकर्षण डॉलर के प्रति कम होता जा रहा है और दुनिया अपनी रिजर्व करेंसी के नाते और दूसरी करेंसीज को इस्तेमाल करने लगी, ऑप्शन देख रही है। और ऐसे समय में भारत सरकार, एक मजबूत भारत सरकार आई है, जिसने धीरे धीरे करके रुपए की मान्यता को आगे बढ़ाया है। और हम इसी प्रकार से अपने किसी भी देश का सिक्का तभी चलता है कि जब उसकी इंडस्ट्री चल रही होती है, उसमें प्रगति हो रही होती है। आज हम देख रहे हैं देश हर दृष्टि से, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हैं, चाहे वो अभी रेयर अर्थ के लिए भी हमने काम करना शुरू कर दिया है, टेलीकॉम और स्पेस, और हर क्षेत्र में अपना देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि आपको गर्व से दुनिया में जीना है और दुनिया में जब आप जाएं तो आपको लगे कि हाँ, दुनिया को लगे कि एक भारतीय आया है, अगर ऐसी स्थिति का निर्माण करना है, अगर अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, तो हमें स्वदेशी के आधार पर देश का विकास करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। और अभी मैं कह रहा हूँ, स्वदेशी जागरण मंच का कोई कार्यकर्ता कह रहा है, ऐसा नहीं है, पूरा देश कह रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, पूरी सरकार कह रही है, माननीय परम पूज्य सरसंघ चालक जी कह रहे हैं, हर देश का बच्चा आज स्वदेशी की बात करता है। मैं आपको बताऊं कि कोई सोच नहीं सकता था कि व्हाट्सएप का कोई विकल्प हो सकता है। जैसे ही अराताई के बारे में मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगाया और ऐसे ही हजारों लाखों लोगों ने लगाया, तो आज देख रहे हैं कि हर रोज 3.5 लाख लोग अराताई पर वोट कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, मैपल भारतीय गूगल की जगह जब वो कितनी तेजी से रिप्लेस हो रहा है। हमारे पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। हमारे युवा जिन्होंने गूगल बनाया, जिन्होंने एप्पल को खड़ा किया, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को खड़ा किया, वो भारतीय ही हैं। हम तो उनको प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे काम कर रहे हैं कि हमारे भारतीय भारत की तरफ आकर्षित होना शुरू हो गए।
बिल्कुल। और यही बात है कि हर भारतीय अब गौरवान्वित भी महसूस करता है जब भारत आत्मनिर्भर बनता है और अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की सुधरती है। और हम तो यही कहेंगे, जैसा भी अश्विनी जी ने भी कहा है, कि स्वदेशी अपनाइए। व्हाट्सएप स्टेटस या बातों में ना आइए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। अगर आप स्वदेशी अपनाएंगे, थोड़ा सा लालच कम करेंगे, तो ये जो चाइना का षड्यंत्र इन्होंने बताया, इससे भारत बाहर भी निकलेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारत मजबूत होगा, तो जब आप बाहर जाएंगे या आपकी आने वाली पीढ़ियां बाहर जाएंगी, तो वही गौरवान्वित महसूस करेंगी कि हम भारतीय हैं और हम एक विकसित देश के भारतीय नागरिक हैं। और इसीलिए आज ही हमने चर्चा भी की थी, ताकि स्वदेशी का महत्व आम जनता भी समझ पाए आसान शब्दों में कि क्यों ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अश्विनी जी, आप आए, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और इससे संबंधित कोई आप राय देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।